हेलो, वेलकम टू दिस क्लास। हम पढ़ रहे थे आहार नाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हम छोटी आंत के बारे में जानेंगे। छोटी आंत है ये तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 से 7 मीटर होती है। तो इसके देख लो 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग होते हैं। तो जो ड्यूडेनम है वो होती है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम है ये होती है 2.5 मीटर, तो इलियम है ये 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत है, इसमें सूक्ष्मकूर या रसांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई, जो क्या करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण का कार्य करते हैं। तो छोटी आंत है, इसमें भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब आगे छोटी आंत में 3 प्रकार की सेल या कोशिकाएं पाई जाती है। पहली आ जाती है पिनर सेल, इसमें लाइसोजाइम, तो ये पिनर सेल है, इससे जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये स्रावित होता है। फिर भी आ जाता है ग्लोबेट, ग्लोबलेट सेल है या जिसे शशक कोशिका कहते हैं, इससे श्लेष्मा का स्रावण होता है। फिर अगली आ जाती है इंटेस्टाइनल जो सेल है, इससे है जो पर्याप्त मात्रा में जल और विद्युत अपघट्य है ये स्रावित होते हैं। अगला आ जाता है छोटी आंत में ब्रूनर्स ग्रंथि पाई जाती है, जो सारी म्यूकस स्रावित करती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथि है ये सारी म्यूकस श्लेष्मा का स्रावण करती है। छोटी आंत में लिवर खून की दरारें भी पाई जाती है। तो छोटी आंत है, इसमें लिवर खून की दरारें पाई जाती है, जो है आंतरिक रस है उसको श्रवण करती है। तो हमने छोटी आंत है इसकी तीनों कोशिकाओं के बारे में जान लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है आंतरिक रस या एंजाइम। तो जो आंतरिक रस है ये पाचन का कार्य करते हैं, ये एंजाइम होते हैं। तो देख लो, पहला आ जाता है पेप्टिडेज, और पेप्टिडेज एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। फिर आ जाता है सुक्रेज, तो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देगा। तो देखो, ग्लूकोज है जिसे अंगूर की शर्करा कहते हैं, और जो फल की शर्करा है उसे कहा जाता है फ्रक्टोज। फिर आ जाता है माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। फिर आ जाता है लैक्टेज, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलने का कार्य करता है। फिर आ जाता है आंतरिक लाइपेज, लाइपेज होता है ये वसा को बदलेगा, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। फिर आ जाता है न्यूक्लियोटाइडेज, तो न्यूक्लियोटाइड को है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में बदलने का कार्य करते हैं। अब आगे आ जाता है ग्रहणी से स्रावित हार्मोन। पहला आ जाता है सिक्रेटिन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन, जो अग्नाशयी रस है उसके स्रावण को प्रेरित करता है। फिर आ जाता है पैंक्रियाजाइमिन, जो अग्नाशयी रस का संश्लेषण भी करता है और उसके स्रावण को भी प्रेरित करता है। फिर आ जाता है हेपेटोकाइनिन, यकृत में पीत रस के स्रावण को प्रेरित करता है। फिर आ जाता है कोलेस्टोकाइनिन, यकृत एवं पित्ताशय को पीत रस स्रावण हेतु प्रेरित करता है। फिर आ जाता है एंटीरोगेस्टिरोन, गैस्ट्रिक से संबंधित होता है HCl, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यदि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता है तो हमें गैस्ट्रिक की समस्या होती है। तो जो एंटीरोगेस्टिरोन है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके स्रावण को रोकने का कार्य करता है। फिर आ जाता है यूक्राइन, यह ब्रूनर्स ग्रंथियों को आंतरिक रस के नॉन एंजाइमेटिक भाग के संश्लेषण और श्रावण का प्रेरण करता है। फिर आ जाता है विलकाइनिन, रसांकुरों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। फिर आ जाता है एंटेरोक्रिनिन, आंतरिक रस के संश्लेषण तथा स्राव को प्रेरित करता है। फिर आ जाती है बड़ी आंत, बड़ी आंत को भी 2 भागों में, सीकम, कॉलम और मलाशय। तो सीकम है ये अवशेषी भाग के रूप में है जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। फिर आ जाता है कॉलम, ये उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले जल का अवशोषण करते हैं। तो इसमें भी जो बड़ी आंत है इसमें भी जो है अवशोषण होता है वो किसका अवशोषण होता है, जल का, और छोटी आंत में पतित भोजन का अवशोषण होता है। फिर मलाशय है जल का मुख्यतः अवशोषण करता है। फिर आ जाता है आहार नाल की औतिकी, औतिकी यानी कि उत्तक, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी या औतिकी। आहार नाल में बाहर से अंदर की ओर 4 परतें पाई जाती हैं। पहली का नाम है सिरोसा, तो सबसे बाहर की परत क्या कौन सी है, सिरोसा, सबसे बाहर की तरफ है।
और इसमें श्वेत योजी ऊतक अधिक पाए जाते हैं। तो जो सिरोसा है इसमें श्वेत जो योजी ऊतक है ये पाए जाते हैं। फिर आ जाता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसमें चिकनी पेशी वर्ताकार परत में व्यवस्थित। फिर आ जाता है सब म्यूकसा, इसमें तंत्रिका व लसिका वाहिनी होती है। फिर आ जाता है म्यूकोसा, श्लेष्मीय परत होती है, इसमें स्रावी तथा अशेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर आगे आ जाती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां वो 3 होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी है। अब हम यकृत के बारे में जानेंगे। यकृत है ये शरीर में दाईं ओर स्थित होती है, दाईं ओर यानी कि राइट साइड स्थित होती है, और इसकी उत्पत्ति है ये एंडोड्रम से होती है। वजन है 1.5 से 2 kg होता है। आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा भाग है, जो अंदर के अंग होते हैं उनमें सबसे बड़ा भाग है। उपापचयी क्रियाओं में सबसे व्यस्त, जो ये उपापचयी क्रियाएं होती है उसमें ये सबसे व्यस्त होता है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत के चारों ओर उपस्थित श्वेत तंतुमयी योजी ऊतक के आवरण को ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। यकृत का निर्माण है ये हिपेटोसाइट सेल है, इससे होता है। इसमें पुनरुत्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो पुनरुत्भवन क्या होता है, यदि कोई अपना भाग कट गया है तो उसका वापस निर्माण हो जाएगा। इसमें ये होता है, इसमें तो यकृत है इसमें 4 पिंड होते हैं। राइट लोब ये सबसे बड़ा होता है, फिर आ जाता है लेफ्ट लोब, फिर आ जाता है क्वाड्रेट, फिर आ जाता है कॉर्डेट। कॉर्डेट होता है ये सबसे छोटा होता है। लिवर में उपस्थित भक्षक प्रकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कुपर्स कोशिकाएं कहते हैं। यकृत से संबंधित रोग है, तो यकृत से संबंधित रोग पहला आ जाता है पीलिया। पीलिया है ये किस, देखो यहाँ पर है, देखो समझो कि भाई यकृत है, यकृत में देखो 2 प्रकार के वर्णक होते हैं, बिलरुबिन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बिलरुबिन और बिलविर्डिन होता है। तो बिलरुबिन की अधिकता होगी, तो बिलरुबिन की अधिकता होगी तो इसका रंग होता है पीला। तो बिलरुबिन की अधिकता से होता है पीलिया। फिर आ जाता है हेपेटाइटिस, ये है वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस के कारण ये रोग होता है। फिर आ जाता है लिवर सिरोसिस, तो हम एथिल अल्कोहल है इसका सेवन करेंगे तो उससे ये हो जाता है, यानी कि लिवर आपके फेल होता है, यानी कि लिवर सिरोसिस हो गया है। फिर आ जाता है कोलिसिस्टोस्टेसिस, ये पित्ताशय में पथरी पड़ना है। तो जो पित्ताशय में पथरी पड़ती है उसे कहा जाता है कोलिसिस्टोस्टेसिस। फिर आ जाता है यकृत के कार्य। तो भ्रूण में है आरबीसी का निर्माण है वो यकृत में होता है। पीत रस का निर्माण है वो यकृत में होता है। फिर हम पीत रस के बारे में जान लेते हैं। पीत रस है इसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.3, यानी कि क्षारीय प्रकृति। और पीत रस है ये इसमें पाचक एंजाइम है वो अनुपस्थित होते हैं। पीत लवण होते हैं, तो पीत रस है इसमें पीत लवण होते हैं सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट। अब वसा है, वसा को पीत लवण है ये पायसीकृत वसा में बदलने का कार्य करते हैं। फिर आ जाता है पीत वर्णक है। पीत वर्णक कितने होते हैं, 2, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन है इसका रंग तो हरा होता है, बिलीरुबिन है इसका रंग पीला होता है। फिर आ जाता है ये जो यकृत है विटामिन ए का निर्माण करता है। और अगला आ जाता है रक्त स्कंदक कारक का निर्माण करता है। अब देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, तो जो यकृत है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य भी करता है। कैसे, ग्लूकोज है, अब यहां पर इंसुलिन हार्मोन होगा तो ये ग्लूकोज बदल जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में। इसे बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकोगोन हार्मोन है ये इसको बदल देगा ग्लूकोज में, इसे बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर आ जाता है वसा का निर्माण व अपघटन भी करने का कार्य करता है। शर्करा है लाइपोजेनेसिस, यानी कि शर्करा है यदि वसा में बदल गई तो उसे बोला जाता है लाइपोजेनेसिस। वसा है ये वापिस यदि शर्करा में बदल गई तो उसे बोला जाता है लाइपोलाइसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन या वसा है ये ग्लूकोज में बदल गई
तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लैक्टिक अम्ल है एसिड यानी कि अम्ल। यदि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है, इसे पेशियों की थकान भी बोला जाता है, हमारे शरीर में ऐंठन होती है, हम यदि लगातार काम करते रहते हैं तो क्या होता है, यदि ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो जो ग्लूकोज है ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल है ये ग्लाइकोजन में बदलना, तो ये बोला, इससे कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये कोरी चक्र के अंतर्गत आता है। फिर आ जाता है डी एमिनेशन। तो डी एमिनेशन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन को अमोनिया में बदल देगा। अब अगला आ जाता है विष हरण का कार्य करता है। तो यकृत है ये विष, विष यानी कि जहर का हरण करने का कार्य करता है। यूरिया का संश्लेषण भी यकृत करता है। अमोनिया है, अमोनिया के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर नीचे चक्र पर रखा है, उसके अंतर्गत देखोगे कि यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH2CO NH2। तो आगे देखो लार ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब अग्नाशय के बारे में हम पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।